हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में पहली चीज़ तो इसमें से कोई भी पार्ट जो है वो रिड्यूस नहीं किया गया है ना। तो इसका हमें पूरा पार्ट और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन हमें करना है, इसमें से कोई भी हटा हुआ नहीं है। तो सारे एक्सरसाइज हमारे लिए कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो अलजेब्रा वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, वेक्टर आप लोग फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा आपके पास, बस वही है, उसी को हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड और अलजेब्रा हो गया। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो चैप्टर का नाम वेक्टर अलजेब्रा लिखा हुआ है। ठीक ना, अब अगर जहाँ पे भी अलजेब्रा लिखा रहता है इसका मतलब हमें उस टर्म को या उस चीज को, ये जो क्वांटिटी है वेक्टर, हमें इसको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब जैसे आपने नंबर से स्टार्ट किया था, है ना। तो जैसे हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, फिर हमने नंबर को लिखना सीखा था, है ना। फिर हमने उसमें ऑपरेशंस लगाए थे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या क्या होता है ना। और उसके बाद हमने उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, वैसे ही हमने, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने यही चीज ऑपरेशन किया था, है कि नहीं। हमने मैट्रिक्स के बारे में सीखा, मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं वो सीखा, फिर मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन होता है और फिर मैट्रिक्स में हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज वेक्टर के साथ भी है, क्योंकि ये अब कंप्लीटली अपने आप में न्यू टाइप ऑफ क्वांटिटी है, तो हमें इसको बेसिक से समझना होता है और इसके लिए हमें सब कुछ डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा पे कहते हैं किसको और कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये वेक्टर जो है बेसिकली फिजिक्स का ही पार्ट है ना। फिजिक्स में आपको सर ने पढ़ाया भी होगा अच्छे से, तो बस हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इन जनरल में, है ना। एक क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, एक क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे मैं दोनों क्वांटिटी लिख रहा हूँ, ये मेरा हो गया स्केलर और ये वेक्टर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के टर्म में अगर देखोगे तो बेसिक डिफरेंस दोनों का ये है कि ये स्केलर वाला पार्ट हम लोग बचपन से पढ़ते हो, है ना। जो आपने नंबर पढ़ा है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जो कुछ भी अभी तक आपने नंबर्स के टर्म में कांस्टेंट पढ़ा है वो सब कुछ क्या है, स्केलर है। और अदर टर्म में अगर हम बात करें तो अदर टर्म में इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि इसका कुछ ना कुछ वेटेज होगा। ठीक है, जैसे हम 2 बोलते हैं, जैसे हम 5 बोलते हैं, तो आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाते हो कि हाँ ये वैल्यू इस क्वांटिटी से ज्यादा है कि नहीं। तो ये इसका एक वेट बन जाता है ना क्वांटिटी के टर्म्स में, तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ रहा है। तो हर एक स्केलर क्वांटिटी एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें अगर आप एग्जाम्पल के टर्म में देखोगे तो एग्जाम्पल में जैसे 2 ले लिया, -5 ले लिया, है ना, कोई भी एक नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर जो आप सोच सकते हो वो सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। वेक्टर में आ जाते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, तो इसका हमें, क्योंकि एक नए टाइप का डेफिनेशन है इसलिए हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी लिख लो, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए सोचो कि एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। एग्जांपल में अगर आप सोचोगे तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी था जहां पे आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ी थी, है ना। तो कौन सा था, एक डिस्प्लेसमेंट था, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वैसे ही वेलोसिटी होता है, ठीक है, वैसे ही एक्सेलरेशन होता है ना। तो ये सब चीजें आपने बेसिक क्वांटिटी जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसी टाइप से फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, है ना, जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी ये हो गया। इसमें अगर एग्जांपल के टर्म में सोचोगे तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। वैसे ही अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो, क्योंकि स्पीड हमें कोई ना कोई एक नंबर देगा,
है ना। जबकि वेलोसिटी जब हम बोलेंगे तो हमें नंबर तो बताना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया आपके पास होगा कि ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्केलर वाला पार्ट आप लोग देख चुके हो, बस हमें अब वेक्टर को एक्सप्लेन करना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी पे आऊं तो वेक्टर क्वांटिटी किस दो चीजों से मिलके बनी है? वेक्टर क्वांटिटी हमारा मिलके बना है, एक जिसमें मैग्नीट्यूड हो, है ना, एक जिसमें मैग्नीट्यूड हो और एक जिसमें डायरेक्शन हो, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी आप जब भी बताओगे तो उसके लिए आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? पहली चीज तो आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा और दूसरी चीज आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, है ना। तो जब तक आप ये दोनों चीजें नहीं बताओगे तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं होगा या करेक्ट नहीं होगा, है ना। तो अब दो चीजें यहां पे समझ में आ रही है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। इस दोनों को समझते हैं, है ना। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना है हमें कि जब भी हमें कोई एक वेक्टर क्वांटिटी दे, है ना, तो अगर कोई हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है तो वेक्टर क्वांटिटी से हमें क्या क्या चीजें पता होगी? हमें मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों को कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों को कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी अगर हमें गिवन है तो हमें ये दोनों चीजें पता होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। और अगर किसी ने हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? अगर आपको वेक्टर बनाना है तो भी आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। और अगर किसी ने वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है तो भी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इस एरो को समझना जरूरी है कि ये चीजें क्या है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई वेक्टर देगा तो उसका क्वेश्चन या तो मैग्नीट्यूड पे बेस्ड होगा या तो उसका क्वेश्चन डायरेक्शन पे बेस्ड होगा, है ना। तो दोनों को निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास हो गई वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, ठीक है। अब पहली चीज कि अगर मुझे कोई वेक्टर बोलता है, ठीक है, तो आपके माइंड में कैसा फिगर बनना चाहिए, है ना, कैसा कौन सा डायग्राम आपके माइंड में बनना चाहिए कि आप सोच सको कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई डायरेक्शन कोई वेक्टर बोलेगा कि ये वेक्टर है, ठीक है, तो जब भी कोई मुझे वेक्टर बोलेगा तो मुझे इस टाइप का एक लाइन समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना कि जब भी कोई वेक्टर बोलेगा मैं ये समझूंगा कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। और इस लाइन है, इस लाइन का कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन मतलब कि आप यहां से इस तरफ जा रहे होगे या इस तरफ से इस तरफ जा रहे हो, कोई एक डायरेक्शन होगा, है ना। तो यहां पे जो ये एरो है ये मैं एरो इसमें लगा दूंगा, है ना। तो या तो आप एरो बीच में लगा दो या आप एरो यहां पे लगा दो, ठीक है। तो जब भी कोई मुझे ये बोलता है कि मेरे पास एक वेक्टर है तो मेरे पास ये एक लाइन समझ में आना चाहिए और एक एरो समझ में आना चाहिए जिसका, है ना, ये होगा इस एरो का ये वाला क्या कहलाता है? ये पार्ट क्या कहलाता है? इस एरो का हेड। और इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर का हेड, ठीक है। और ये क्या होता है? वेक्टर का टेल, ठीक है। टेल से हेड की तरफ जो होता है वही हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है तो डायरेक्शन में किस तरफ बताऊंगा, यानी ये इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है ना। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? अलोंग दी एरो, है ना। तो पहली चीज कि आपको अगर मैं कोई फिगर बना के दूं तो एटलीस्ट आपको फिगर से समझ में आना चाहिए कि वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू या फिगर के थ्रू समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का मतलब आपको क्या समझना है, ठीक है। तो ये एरो जिस तरफ लगा होगा वही मुझे क्या दिखाएगा? डायरेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब मेरा जो वेक्टर है वो इस तरफ जा रहा है। क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो ये इस वेक्टर का जो लेंथ होगा, है ना, ये वेक्टर कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है ना। तो ये हमारा क्या है? इस वेक्टर का लेंथ है। क्लियर है? तो ये लेंथ हमें क्या बताएगा? लेंथ से हम मैग्नीट्यूड को समझेंगे, है ना। लेंथ से हम किसको समझेंगे? मैग्नीट्यूड से। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुझे इसके साइड में एक छोटा सा ऐसा कुछ बना देता है और कोई पूछता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो हम क्या बताएंगे? इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है ना। तो ग्राफिकली और फिगर के थ्रू जो समझाने का मैं ट्राई कर रहा हूं वो यही चीज है कि हमें एक कोई भी वेक्टर बोले तो मेरे माइंड में ये एरो बनना चाहिए जिसका एक डायरेक्शन फिक्स होगा और एक मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, है ना।
मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल में लेना है। अगर आपको दो प्लॉट करना है तो अब मैं एक इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, दोनों को समझाने के लिए मैं ये बोलूंगा कि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज्यादा है ना। डायरेक्शन हम एरो के थ्रू समझने का ट्राई कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। दूसरी चीज, हमारे पास नोटेशन भी होना चाहिए कि वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, है ना। तो नोटेशन क्या होता है, वेक्टर नोटेशन क्या होता है कि आप कोई भी एक स्मॉल लेटर का अल्फाबेट ले लो, है ना, और उसके ऊपर में मुझे क्या लगाना है, ये एरो यूज करना है। तो ये एरो मुझे क्या बताएगा, ये एरो मुझे बताएगा कि मेरे पास क्या है, ये एरो मुझे बताएगा कि ये मेरा एक वेक्टर है। ठीक है, ये एरो मुझे क्या बताएगा, एक वेक्टर है। तो जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटी बतानी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी आप कैसे बताओगे, ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी, और अगर किसी ने मान लो मैं एरो नहीं लगाता हूं, सिर्फ मैंने ए लिखा, तो ए मतलब क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए ये एरो का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो एरो लगा रहेगा तो हमें समझना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक ना। अब देखो कि अगर वेक्टर है तो हमें इसका डायरेक्शन पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं मैग्नीट्यूड आपको बता देता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का नोटेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीट्यूड और नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो हमारे पास तो वेक्टर ये ए है ही। ठीक है, ये ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर तो हमें लिखना ही है। इस वेक्टर में अगर आप एक वर्टिकल लाइन लगा दोगे इस तरीके से, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाया होगा, याद है ना, तो अगर आप ये लाइन इस तरीके से लगा दोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और आपको पता है कि क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बन चुका है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना। वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। तो ये अब वेक्टर नहीं रहा, है ना, सिर्फ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसी को हम मॉड ए भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझना है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्वांटिटी होगा। क्लियर है, वेक्टर क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना कैसे अभी भी मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये चीजें नोटेशन वगैरह समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं एक स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, तो वेक्टर का आपको नोटेशन समझ में आ गया। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो वेक्टर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कुछ भी नहीं है, एक वेक्टर ही है। वेक्टर मतलब क्या हो गया, एक लाइन हो गया। फिर से वही चीज, एक एरो वाला पार्ट होगा, है ना। तो अगर हमें कोई पोजीशन वेक्टर बोलता है कि ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का जो टेल होगा वो हमेशा कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा। क्लियर है, जो इसका टेल होगा वो कहां पे होगा, हमेशा ओरिजिन पे होगा, है ना। तो पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ रहा है ना, जिसका एक जो टेल वाला पार्ट है वो कहां पे होना चाहिए, हमेशा ओरिजिन पे होना चाहिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं। तो टेल को ही आप क्या बोल सकते हो, इनिशियल पॉइंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको यहां पे प्लॉट करता हूं, ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा पोजीशन वेक्टर का, अ वेक्टर हुज इनिशियल, है ना, इनिशियल पॉइंट और टेल इज एट द ओरिजिन। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि मान लो मैं यहां पे एक एक्स वाई प्लेन आपको प्लॉट करके दे रहा हूं। ठीक है, और क्योंकि अब हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है,
तो पहले मैं एक्स वाई प्लेन में ही आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन मैंने चूज कर लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गया। अब देखो इस एक्स वाई प्लेन में ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 0 0 है और यहाँ पे मान लो मैं एक कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मेरा मान लो x, y टाइप का है, ठीक है, x, y टाइप का है। अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि देखो जो आपका वेक्टर बनता है वो वेक्टर कैसे बनता है, हेड और टेल को ज्वाइन करने पे। तो मैं एक पॉइंट को यहाँ पे रख रहा हूँ, एक पॉइंट को यहाँ पे रख रहा हूँ, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से, क्या क्या मैंने समझ में आया, इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये ज्वाइन करने पे इस ओरिजिन को अगर मैं O बोल देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। अगर मैं इसको अपना टेल मान लूँ यानी इनिशियल पॉइंट मान लूँ और इसको मैं फाइनल पॉइंट मान लूँ, तो आप ज्वाइन करके लास्ट में एरो लगाओगे तो ये देखो क्या बन गया, मेरा एक वेक्टर बन गया, है कि नहीं। और अगर ये वेक्टर बन गया तो हमें इस वेक्टर का लिखना आना चाहिए, तो हम इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, OP वेक्टर लिखेंगे, है ना, OP वेक्टर, और उसके ऊपर में मैं एरो लगा दूंगा, है ना। तो OP वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से, O से है। तो देखना इस एरो का मतलब देखो स्टार्ट भी O से होगा और खत्म भी P पे होगा, है ना। अगर आप इसको PO लिखोगे तो PO का मतलब क्या हो गया कि आपका इनिशियल पॉइंट P हो गया, है ना, इनिशियल पॉइंट P हो गया और फाइनल पॉइंट O हो गया, है ना। तो अभी मैं OP लिख रहा हूं यानी मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, और फाइनल पॉइंट P है। तो यहां पे मेरे पास वेक्टर क्या हो गया, OP इज अ, OP को हम क्या बोलेंगे, OP इज अ पोजीशन वेक्टर, है ना, इसको हम वेक्टर बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेक्टर बोलेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली कौन सा वेक्टर बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसका एक पॉइंट कहां पे है, ओरिजिन पे है, क्लियर है। तो अगर ये ओरिजिन पे होगा तो ये मेरे लिए पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना, इजी है। अब अगर ये मेरे पास वेक्टर है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आना चाहिए, है ना। तो देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड पहले मैं आपको निकालना सिखाता हूं। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको, जस्ट अभी मैंने बताया था, इसमें हम मॉड यूज कर लेंगे, है ना। और मॉड लगाने का मतलब क्या हो गया कि मुझे O से P का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। यही चीज तो मैंने ऊपर में बताया था, है ना, कि अगर आपके पास फिगर हो तो उसका जो लेंथ होता है वही क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो मुझे ये मैग्नीट्यूड लेंथ निकालना है और ये लेंथ कितना होगा आप निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो मुझे इसका x कोऑर्डिनेट पता है ना। तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ मेरा x है और ये लेंथ कितना है, y है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम ये OP लेंथ निकाल सकते हैं। तो OP लेंथ कितना हो जाएगा, √x² प्लस y², क्लियर है। और अगर मुझे कोई डायरेक्शन की बात बोलेगा तो डायरेक्शन हम कहां से निकालेंगे, ऑब्वियसली हम डायरेक्शन यहां से कैलकुलेट करेंगे, है ना, जैसे आप लोग पहले कैलकुलेट करते थे। तो हम हमारे पास ये थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हम कितनी बोलेंगे, tan थीटा कितना हो जाएगा। और अब आप इनवर्स समझ चुके हो तो थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y/x, है ना। तो थीटा जो होता है वही क्या होता है, थीटा क्या होता है, वही हमारा डायरेक्शन होता है ना। डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ना, तो वही चीज हमें डायरेक्शन दे देगा। और मैग्नीट्यूड हमें निकालना आ गया, है ना। लेकिन ये चीज कहां पे है, ये चीज हमारे पास 2D वाले पार्ट में है ना। ये कहां पे है, 2D, क्योंकि मैंने देखो कौन सा कोऑर्डिनेट लिया था, XY कोऑर्डिनेट लिया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2D प्लेन बोलेंगे। अगर मैं यही चीज 3D प्लेन में प्लॉट करूं, है ना, 3D प्लेन में प्लॉट करने का मतलब क्या होगा, हमारे पास एक और एक्सिस बढ़ जाएगा। कौन सा एक्सिस होगा, एक हो जाएगा x एक्सिस, एक हो जाएगा y एक्सिस और एक हो जाएगा z एक्सिस, ठीक है। तो मैं x को यहां पे ले रहा हूं, y को यहां पे ले रहा हूं और z ये मैं यहां पे ले रहा हूं। और ये z किस तरीके से है, ये z x y z मैंने इस तरीके से लिया है कि ये सब क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये मेरा z है, यानी y और z के लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। x और z के बीच में एंगल कितना है, ये भी मेरा 90 डिग्री। y और x के बीच में एंगल कितना है, 90, है ना। तो ये सारा एंगल आपको 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। जैसे आप अपने रूम का कॉर्नर देखोगे तो रूम का कॉर्नर इसी टाइप का दिखाई पड़ेगा, या आप क्यूब का एक कोई वर्टेक्स देख लो, है ना। तो क्यूब का वर्टेक्स आप देखोगे तो वो क्या होता है, सब 90 डिग्री पे ही होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये है, ये है, ये, तो सेम इसी टाइप का ये फिगर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो अगर मेरे पास 3D प्लेन है तो हमें किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए क्या चाहिए होगा, 3 पॉइंट चाहिए होगा। तो फिर से मैं पॉइंट ले रहा हूँ, 11th में आपने 3D पढ़ा होगा, तो वहां पे हम क्या प्लॉट करते थे, x y z, ठीक है। फिर से अगर मैं ओरिजिन मेरा यही है, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, फिर से एक वेक्टर बन जाएगा,
क्लियर है कि नहीं? फिर से क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास वेक्टर क्या है, मेरे पास वेक्टर है ओपी वेक्टर, और ये वेक्टर ओपी वेक्टर कौन सा वेक्टर है एक्चुअली में, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इसका ओरिजिन पे है ना, तो ओरिजिन 0 0 0 हो जाएगा। और अगर मुझे कोई इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलता है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है। 3D में हम ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं याद होगा, है ना, तो क्या लिखेंगे हम, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। तो किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड तो अब आपको निकालना समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मेरे पास कोई भी पोजीशन वेक्टर दे दे तो हम मैग्नीट्यूड तो इजीली निकाल सकते हैं। बात आती है फिर डायरेक्शन की, है ना। तो डायरेक्शन हम यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो डायरेक्शन की अगर कोई मुझसे बात करता है तो फिर से मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है ना। लेकिन ये जो लाइन ओपी लाइन है ये एक्चुअली में इस प्लेन में नहीं है ना। ये जो आपको एक्स वाई प्लेन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जहां पे मैंने मार्क किया है, ये जो पॉइंट पी है, क्या ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है ना, क्योंकि ये एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट में है ना, यानी ये स्पेस में पॉइंट है। ठीक है, यानी ये पॉइंट एक्चुअली में आपका प्लेन में लाई नहीं कर रहा है ना, ये प्लेन के बाहर लाई कर रहा है ना। इसको अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, या अगर मैं आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूं, यहाँ पे देखो आप इस फिगर को ध्यान से देखना, ये जो क्यूब होता है आपका, ठीक है, मान लो मेरा यहाँ पे मान लो, है ना, यहाँ पे मैं एक्सिस ले रहा हूं, है ना, इसमें मैं एक वर्टेक्स को मैं अपना एक्सिस बना दे रहा हूं, है ना। देखो मैं सेम इसी तरीके से वर्टेक्स ले रहा हूं, तो दिख रहा है आपको क्या, इसको अगर मैं x बोलूं, इसको मैं y बोलूं, इसको मैं z बोलूं, तो ये आपको यही फिगर दिख रहा है कि नहीं, है ना। और ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब ये P पॉइंट कहां पे है बताओ, ये P पॉइंट एक्चुअली में ये वाला पॉइंट है ना। जो ये देखो ये वाला पॉइंट इसके किसी भी प्लेन में लाई नहीं कर रहा, यानी ये जो डायगोनल टर्म है, डायगोनल को मैं ज्वाइन करके ये मैंने OP बनाया, है ना। तो ये OP एक्चुअली में उस टाइप का है। तो आपको अगर समझना है तो इस क्यूब में आप समझ सकते हो कि आपका OP वाला पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है। तो ये एक्चुअली में इस प्लेन में नहीं है, तो प्लेन में नहीं है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आप डायरेक्टली ये एंगल थीटा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। एक एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये एंगल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, है ना। 2D में देखो हमारे पास क्या था, 2D में हमारे पास रिलेशन था, अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पे हम ये नहीं बोल पाएंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये एक सेम प्लेन में नहीं है ना। यहां पे देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कुछ और एंगल होगा, है ना। तो हम यहां पे 3D में जब हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें देखो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, P पॉइंट से x वाले पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं x एक्सिस पे, ठीक है। तो कोई अगर मुझे पूछता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ये पॉइंट कितना होगा, x, 0 होगा, ठीक है। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस कितना है, x है बेस लेंथ, और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हमारे पास पता है ऑलरेडी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर x एक्सिस से एंगल की बात करोगे तो ये एंगल है। तो अब बताओ कि अगर ये एंगल तुम्हें दिया हुआ है तो तुम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इजीली निकाल सकते हो, कौन सा निकाल सकते हैं, कॉस वाला। क्यों, क्योंकि मुझे बेस पता है और हाइपोटेनस पता है, ठीक है। आप साइन भी निकाल सकते हो, टेन भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये लेंथ पता करना होगा, ठीक है। तो मैं ये लेंथ पता नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो हमें ऑलरेडी पता है अगर उसके बेसिस पे मैं एंगल निकाल पाऊं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो यहां से देखो आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। इस एंगल को अगर मैं अल्फा बोल देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कॉस की वैल्यू निकालना इजी है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इसीलिए जब हम 3D में डायरेक्शन की वैल्यू बोलते हैं, है ना, तो 3D में जब आप डायरेक्शन निकालते हो, और वेक्टर क्योंकि एक 3D क्वांटिटी में ही होता है ना, 3D स्पेस में ही होता है ना। तो जब आपके पास वेक्टर के डायरेक्शन की बात बोलता है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की बात अगर कोई आपसे करता है तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की बात जब भी आपके साथ वो करेगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम कोई भी एक एंगल के बेसिस पे, है ना, या किसी एक एक्सिस के बेसिस पे हम डायरेक्शन को नहीं बता सकते हैं, है ना। क्योंकि जो वेक्टर आपका होगा वो वेक्टर तीनों एक्सिस से अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहा होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये चीज आपको। तो जो तीनों एक्सिस है उससे वो क्या फॉर्म कर रहा होगा, अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो
तो अगर ये अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहा है तो हमें यहाँ पे जो डायरेक्शन बताना पड़ता है वो एक्चुअली में तीनों एक्सिस से एंगल बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो आपको डायरेक्शन बताना होगा तो वो आपको क्या बताना पड़ेगा, तीनों एक्सिस से एंगल बताना पड़ेगा। तो यहां पे मैं एंगल ले रहा हूं, लेट से मैं एक एंगल ले रहा हूं अल्फा, ठीक है, तीन एंगल में ले रहा हूं अल्फा, बीटा और गामा। तीन एंगल हमें क्यों लेना पड़ा, क्योंकि तीन एक्सिस थे, है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमारे पास तीनों एक्सिस से अलग अलग एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से ये एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से ये एंगल मेरा बीटा है और जेड एक्सिस से ये एंगल मेरा गामा है, ठीक है। तो अल्फा क्या है ना, इंक्लिनेशन लिख लो। अल्फा क्या है, एंगल है, तो एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। कहां से मेजर किया हमने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वैसे ही बीटा क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर हम कहां से मेजर करेंगे, वाई एक्सिस से मेजर करेंगे, है ना। और गामा क्या बताएगा, इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर मेजर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो तीनों एक्सिस से वो वेक्टर कितने एंगल पे है वो चीज हमें क्या देगा, इंक्लिनेशन देगा, ठीक है। तो जब आपको डायरेक्शन बताना होगा तो हमें ये अल्फा बीटा गामा बताना पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि हमेशा अल्फा बीटा गामा निकालना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा गामा पॉसिबल नहीं होता तो हम क्या निकालते हैं एक्चुअली में, यहां पे देखो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक्स पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां से देखो, यहां पे आपको ये समझ में आ रहा हो कि इंक्लिनेशन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमेशा आपका एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री जो वैल्यू पता है उस वैल्यू के टर्म्स में नहीं होगा। अगर उस वैल्यू के टर्म्स में होगा तब तो हम इजीली निकाल लेंगे, है ना, लेकिन हमेशा वो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको कॉस में चेंज कर दिया जाता है। कॉस में ही क्यों चेंज किया गया, क्योंकि यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि ये एंगल अगर अल्फा है तो यहां से देखो कॉस की वैल्यू निकालना इजी है, जस्ट अभी आपको ऊपर मैंने बताया था, है ना। यहां से देखो कॉस की वैल्यू निकालना इजी है ना। तो हम कॉस अल्फा बताएंगे, कॉस बीटा बताएंगे और कॉस गामा बताएंगे, क्लियर है ना। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या। कॉस बीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस बीटा जब बनाओगे तो आप यहां से ट्रायंगल बनाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ वाई हो जाएगा, है ना। तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा, वाई बाई रूट ओवर, है ना, वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर कॉस गामा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, कॉस गामा, है ना, तो जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो जब आपको कोई डायरेक्शन पूछेगा तो हमें क्या बताना पड़ता है, एक्चुअली में ये वैल्यू बतानी पड़ती है ना। इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब समझ में आया कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो गया, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या है कि आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही हम क्या बोलते हैं, एल एम एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे हम डिनोट करते हैं, एल एम एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल हमारा कॉस अल्फा होगा, एम हमारा कॉस बीटा होगा और एन हमारा कॉस गामा होगा, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे। एक्चुअली में क्या बताएंगे उसे, हम डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे। और डायरेक्शन कोसाइन बताने का मतलब क्या हो गया कि आप एल एम एन की वैल्यू बताओ या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू बताओ, ठीक है। और कॉस अल्फा आप कैसे निकालोगे, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई कितना हो जाएगा, वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कॉस गामा कितना हो जाएगा, जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर है। तो अब आपको देखो दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हमें कोई वेक्टर देता है, ठीक है, तो कोई हमें, अगर हमें कोई निकाल के वेक्टर दे दे कि कोई एक हमें वेक्टर क्वांटिटी दे दिया, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी मेरा ओपी है ना। और अभी मैं बस पर्टिकुलरली पोजीशन वेक्टर लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पोजीशन वेक्टर में ही निकालना बताया, ठीक है।
तो अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी पता होगा तो आपको मैग्नीट्यूड पता होगा, ठीक है। और अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी पता होगा तो हमें क्या पता होगा, डायरेक्शन भी पता होगा। क्लियर है। अगर कोई मैग्नीट्यूड की बात करता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो हमें एक्चुअली में क्या बताना पड़ता है। मान लो ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड हम क्या बताएंगे, मॉड ऑफ ए, है कि नहीं, क्या बताएंगे हम, मॉड ऑफ ए। और अगर कोई डायरेक्शन पूछता है तो हमें क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू बतानी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे हमेशा कि डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन अपने आप में क्या है, तीन क्वांटिटी है, आपको एल एम एन तीनों कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, है ना। और एल एम एन कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के लिए अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ये सब आपने पहले किया होगा, है ना। मैग्नीट्यूड निकाला तो आपने सीखा होगा, बस डायरेक्शन वाला पार्ट आपने नहीं किया होगा ज्यादा, और 3D में पर्टिकुलरली आपने नहीं किया होगा, ठीक है। तो हम उसी पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होना चाहिए, है ना। और यही चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो जैसे ही कोई वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास कोई देगा तो पहली चीज तो हमें उससे रिलेटेड कोई भी ये पूछ सकता है कि इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बताओ क्या है, तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास ये मॉड ए हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन अगर कोई पूछता है तो हमें डायरेक्शन क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन बताना पड़ेगा। क्लियर है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल एम एन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, पर्टिकुलरली पोजीशन वेक्टर के लिए। अभी मैंने आपको किसके लिए बताया, सिर्फ पोजीशन वेक्टर के लिए बताया कि डायरेक्शन कोसाइन हमें कैसे निकालना होता है और क्या करना होता है, ठीक है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसी में। मान लो कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है। मान लो मैं एक 3D स्पेस बना रहा हूं, ठीक है। 3D कोऑर्डिनेट में मैं प्लॉट करूंगा क्योंकि अब सब कुछ आपका 3D होने वाला है, ठीक है। तो हमें सब कुछ हर बार मैं 3D में ही ये चीजों को प्लॉट करूंगा। तो 3D में अगर पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट को हम एक्स वाई जेड तीनों में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं पॉइंट ले रहा हूं ए बी सी करके, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने पे मेरे पास वेक्टर क्या बन गया, ओपी वेक्टर बन गया। क्लियर है। कौन सा वेक्टर बन गया, ओपी वेक्टर, ठीक है। ओपी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। इसको लिखते कैसे हैं वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस मैं ये बता रहा हूं कि ये ओपी वेक्टर है, ठीक है। अब ओपी वेक्टर का कोई मुझसे मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैं क्या बताऊंगा, मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद है। और अगर कोई मुझे डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन में क्या बताऊंगा, बताओ। डायरेक्शन जब मुझे बताना होगा, है ना, तो जब मुझे अगर इसका डायरेक्शन पूछता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, एक्चुअली में डायरेक्शन के लिए मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन बताना पड़ेगा। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम एन। तो पहले आपको एल निकालना है, एल क्या होता है, कॉस एल्फा, याद है। और एल्फा कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओपी, लिख सकते हैं क्या, देखो, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। एम की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। और एन जब लिखेंगे तो एन क्या हो जाएगा, सी अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर। क्लियर है। क्या हो जाएगा, एल एम एन की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। अब यहां से देखो कि अगर मुझे कोई पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, है ना, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं, है ना। तो डीसी निकालने के लिए आपको बोल सकता है। तो डीसी जब आप बताओगे तो कैसे बताओगे, तो डीसी के लिए आपको एक्चुअली में कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख के बताना पड़ेगा, है ना। कैसे लिखते हैं, एल एम एन के फॉर्म में, है ना। जस्ट अभी आपको बताया था एल कॉमा एन के फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे अगर आप लिखोगे तो वो पहले समझ जाएगा कि जो पहला वाला लिखा हुआ है वो किसका है, कॉस एल्फा की वैल्यू है, दूसरा वाला कॉस बीटा की वैल्यू है, और तीसरा वाला कॉस गामा की वैल्यू है, ठीक है। तो जब आपको डीसी बताना है और डायरेक्शन कोसाइन बताना तो हम इस तरीके से बताएंगे उसको। क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर मैं ए को लिखूं, ठीक है, यहां से देखो अगर आप ए को देखोगे तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो एल की वैल्यू किसके इक्वल है, एल की वैल्यू किसके इक्वल है, एल की वैल्यू हमारे पास इक्वल है ए बाई पी के। तो यहां से मैं ए क्या निकाल सकता हूं, अगर इस वाले पार्ट से मुझे ए निकालना होगा तो ए आप क्या लिखोगे, एल इंटू, मान लो मैं ये जो ओपी है इसको मैं आर बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे
वेक्टर लिखना पड़ रहा है तो इसको मैं a बाई आर, बी बाई आर और c बाई आर लिख देता हूँ। ठीक है, r क्या है आपको पता है, r क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे a लिखना होगा तो a को मैं क्या लिखूंगा, l इंटू आर, b को मैं क्या लिखूंगा, m इंटू आर और c को मैं क्या लिखूंगा, n इंटू आर, है ना। तो जो आपके पास p कोऑर्डिनेट था, p कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था, a b c, है ना। p कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, a b c। इसी p कोऑर्डिनेट को देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एल आर, एम आर और एन आर। ठीक है ना। देखो उसी पॉइंट को मैंने किसके फॉर्म में लिखा, दूसरे फॉर्म में लिखा, है ना। अब देखो कि ये जो आपका a है, ये एक्चुअली में किसका मल्टीपल आपको दिख रहा है, a जो है किसका मल्टीपल दिख रहा है, l का मल्टीपल दिख रहा है ना। और l क्या है हमारा, डायरेक्शन कोसाइन है, याद होगा आपको। b किसका मल्टीपल है, m का मल्टीपल है ना। और c किसका मल्टीपल है, n का मल्टीपल है ना। और देखो ये r तीनों में कॉमन है, यानी ये जो पॉइंट a है ये एक्चुअली में क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन का कुछ ना कुछ मल्टीपल है ना। क्या है ये, डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि पॉइंट a जो है वो प्रोपोर्शनल टू l होगा, b जो होगा प्रोपोर्शनल टू m होगा और c जो होगा प्रोपोर्शनल टू n होगा। ये भी लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, है ना। अगर आपको इक्वल लिखना है तो दोनों में सब जगह r से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट गिवन था वो पॉइंट एक्चुअली में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है ना। वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम ABC को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं। ये क्या हमारा, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो आपको समझ में आ रहा है क्या, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, क्वांटिटी और नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, है ना। क्या होगा, नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल आपको मिल जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियो भी बोलोगे, है ना। तो यहां पे ये जो P पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट में ABC को आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये डायरेक्शन रेशियो भी इसको बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक और चीज अगर आप गौर करोगे यहां पे, तो यहां पे देखो L की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a बाई आर। ठीक है, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, ABC क्या है हमारे पास और LMN हमारे पास क्या है। तो देखो L मेरे पास क्या था, L देखो मेरे पास क्या था, a बाई आर, है ना। और r हमारा एक्चुअली में क्या था, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में, और मॉडुलस ऑफ OP जो था उसी को मैंने r लिख दिया था। ठीक है, m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, b बाई आर, और n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, c बाई आर। ठीक है, अगर मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने ऐड किया, स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सेम हो जाएगा क्या, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी LMN में रिलेशन क्या होता है, LMN में रिलेशन क्या होता है, तीनों के स्क्वायर का सम आपको हमेशा क्या देगा, 1 देगा, है ना। और ये किसका रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो ये क्या है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो ये डायरेक्शन कोसाइन में जो LMN है उसके बीच में रिलेशन ये होता है। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि अगर मान लो कि किसी ने मुझे 2 डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, L और M की वैल्यू दे दी, तो आप N भी निकाल सकते हो कि नहीं, है कि नहीं। और L एक्चुअली में होता क्या है, याद होगा आपको, L क्या था मेरे पास, कॉस अल्फा, M क्या था, कॉस बीटा, और N क्या था, कॉस गामा। तो अगर सोचो आप कि अगर कोई आपको अल्फा बीटा 2 एंगल दे दे और पूछे कि थर्ड एंगल बताओ कितना होगा, तो भी हम निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखो L की जगह पे आप अगर एंगल कॉस वाला टर्म पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना। और कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हैं क्या लिखेंगे इसको, है ना। तो एक रिलेशन आपके पास
ये रिलेशन भी होता है। ये भी किसके बीच में रिलेशन है? डायरेक्शन कोसाइन के बीच में ही रिलेशन है। इसी में एक और रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। अगर मैं कॉस को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है क्या? कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस गामा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। सबको राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। देखो आ रहा है क्या? तो ये आपके पास 3 रिलेशन है। ठीक है, पहला रिलेशन अगर आपको याद है ना, ये आपको समझ में आ रहा है तो बाकी निकालना इजी है। बस एल की जगह पे मैंने कॉस का टर्म पुट कर दिया तो मेरे पास ये सारा टर्म आ गया, है ना। तो आप क्वेश्चन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, है ना। लेकिन अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? हमारा एंगल होना चाहिए। कहां से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, तभी हम ये चीज बोल पाएंगे। क्लियर है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ वेक्टर के बारे में देख रहे हैं कि वेक्टर का क्या क्या चीजें होती है और कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अभी आज जो मैंने डिस्कशन किया वो डिस्कशन सिर्फ क्या था? डिस्कशन सिर्फ ये था आपका कि हम किस तरीके से, अगर हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी देता है ना, तो आज हमने बस ये सीखा वेक्टर क्वांटिटी देता है अगर, तो वेक्टर में भी पर्टिकुलरली हमने कौन सा वेक्टर सीखा था? पोजीशन वेक्टर, है ना। तो एटलीस्ट आप पोजीशन वेक्टर के बारे में ये चीज निकालना सीख जाओ, है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको जनरलाइज कर लेंगे, है ना। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और डायरेक्शन पता होना चाहिए। क्लियर है। और अगर कोई मैग्नीट्यूड की बात करता है तो मैग्नीट्यूड में क्या पता होना चाहिए हमें? मैग्नीट्यूड में हमें मॉडुलस की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, मॉड ऑफ ए अगर मैं वेक्टर बोलूं। और अगर कोई डायरेक्शन बोलता है तो डायरेक्शन में क्या पता होना चाहिए? डीसी पता होना चाहिए। और डीसी मतलब क्या हो गया? एल एम एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्शन बोलेगा तो आप ये तीनों पॉइंट बताओगे, एल एम एन भी बताओगे, और मैग्नीट्यूड बोलेगा तो ये बताएंगे। क्लियर है। तो वेक्टर पता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होना चाहिए हमें, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता है तो हमें वेक्टर क्वांटिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था आज के लेक्चर का कि एटलीस्ट हमने किसके बारे में सीखा? वेक्टर में अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो तो हम ये दोनों चीजें तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है वो मैंने यहाँ पे आपको 3 रिलेशन बता दिया, है ना। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन करोगे आप तो आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया मिलेगा कि ये सब चीजें कैसे सॉल्व होता है और क्या होता है ना। तो अभी के लिए आप एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर सकते हो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।